फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखना है और इमेज सीखना है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी पहले कर लेते हैं। आवाज कट गई सर, बीच में आवाज कट गई थी। अभी ठीक है? यस सर, यस। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले सीख लेते हैं। तो देखो, जो जनरल फॉर्म हम कंसीडर कर रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन वो ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है। अब फर्स्ट पॉइंट, इस लाइन को हमें स्प्लिट करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म पे ब्रेक करना है या इस फॉर्म पे हमको लेके आना है। तो क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, इस लाइन की इक्वेशन से y फाइंड कर लो। तो देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से y फाइंड कर लो तो इस फॉर्म पे लाइन हमारी रेड्यूस हो जाएगी। तो यहां से बी वाई क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और जो y की वैल्यू होगी वो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। तो ये हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये आंसर आ गया। अब अगर इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर लिया तो देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। m जो होता है वो तो स्लोप होता है लाइन का, यस सर। और c क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है ना। c जो होता है वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अभी जो हमने रिड्यूस किया है इस लाइन से, स्लोप कितना हो गया, माइनस ए अपॉन बी, ए बाय बी और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना हो गया, माइनस सी बाय लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये हो गया माइनस सी अपॉन ए। कहने का मतलब, अगर लाइन हम इस तरीके से बना रहे हैं, देखो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को समझ भी लें, ये कुछ ऐसा होता है। तो इस लाइन का जो एंगल होता है, उस एंगल का थीटा जो अगर लें टैन के साथ, वो होता है m, इसको हम स्लोप बोलते हैं। और ये वाली जो लेंथ होती है उसी को हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं। तो अब इस लाइन के लिए हमको m भी पता चल गया और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी मालूम चल गया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस लाइन को ब्रेक कर लिया। क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा ही है। सेकेंड फॉर्म, अगर हमको इंटरसेप्ट फॉर्म पे ब्रेक करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे रिड्यूस करना है, स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होता है ना। यस सर। तो हमारी लाइन अभी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसको रिड्यूस करने के लिए कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करते हैं RHS पे। तो ax प्लस बी वाई, और कांस्टेंट टर्म को हम RHS पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा। अब देखो, RHS पे 1 चाहिए, है ना, RHS पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा, अगर दोनों साइड माइनस सी से डिवाइड करेंगे तभी 1 मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड पे हम माइनस सी से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मिल गया ax प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। कुछ हद तक तो हमने कर लिया, RHS तो 1 मिल चुका है। अब LHS को इसको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, ax अपॉन माइनस सी, हाँ बनज, रिपीट नहीं करूंगा। सर नहीं सर, मैंने आपका वो मीटिंग आईडी डाला था, लेकिन वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी। शुरू नहीं हुई मतलब, सर मेरे में आया था कि अभी आपने वो मीटिंग शुरू नहीं हुई है। कैसे ज्वाइन कर लिए फिर, तो फिर मैंने एक और बार दोबारा ट्राई करा, वो अपने आप शुरू हो गया। अरे
मीटिंग 7 बजे शुरू हो गई थी हमारी। सर मैं भी 6:55 पे बैठ गया था सर, पता नहीं क्या हो गया। नेटवर्क वीक होगा, ठीक है, नेटवर्क वीक होगा। चलो देखो यहाँ पे, तो अभी इसको सेपरेट करते हैं। फिर ये बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमें इस फॉर्म पे चाहिए, x के अपॉन में कोई नंबर हो, y के अपॉन में कुछ नंबर हो। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन माइनस सी बाई ए, y अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। बताओ इस तरीके से लिखा जा सकता है? ये सिंप्लीफाई करोगे अगर, देखो यहाँ पे x अपॉन माइनस सी बाई ए है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, x इंटू ए बाई सी, और ये माइनस साइन ऐसे तो लिखोगे, माइनस ए एक्स बाई सी। तो दोनों सेम है, बोलो। यस सर। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे निकाल सकते हैं। देखो ये जो फॉर्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये जो लेंथ होती है x इंटरसेप्ट वो a होती है और y इंटरसेप्ट b होता है। तो इस लाइन के लिए अगर हमको लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट चाहिए तो वो कितना होगा, माइनस सी बाई ए, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो वो कितना होगा, माइनस सी अपॉन बी। तो ये हमने इस तरीके से इसको रिड्यूस कर लिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था ऊपर, और नीचे हमारा सेकंड पॉइंट है। कॉपी करो इनको फिगर के साथ। डिनोमिनेटर में माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी कैसा है? अच्छा ओके, देखो यहाँ देखो, एक रूल होता है x अपॉन 2/3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा 3x अपॉन 2। x अपॉन 2, 3 का क्या होता है, 3 ऊपर जाता है ना, 3x अपॉन 2। हाँ 3x अपॉन 2। तो अब इसको इस फॉर्म पे ले आना है, क्योंकि देखो एक्चुअली हमें x के डिनोमिनेटर में कोई नंबर चाहिए, x का कोएफिशिएंट को हमें 1 चाहिए। देखो ये जो फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। मतलब x के न्यूमरेटर की कोएफिशिएंट बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a है। तो हमें x में न्यूमरेटर में कोई मल्टीपल नहीं चाहिए, x का जो भी नंबर होगा वो x के नीचे चाहिए। तो कैसे करेंगे इस वाले में, मान लो 5x अपॉन 7 दे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, x अपॉन 7/5 कर सकते हैं। ये 5 फिर से ऊपर ही जाएगा, यस सर। इससे क्या होगा, x के डिनोमिनेटर में हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ वैसा ही है, a जो है वो हमको x के साथ नहीं चाहिए, तो c के डिवाइड में कर लो उसको, फिर ये a क्या होगा, ऊपर ही चला जाएगा। इसी तरीके से b क्या होगा, वो y के साथ चला जाएगा, बट वो हमें y के साथ चाहिए नहीं, x के अपॉन में कोई नंबर चाहिए, y के अपॉन में कोई नंबर चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। सर एक बार बता दोगे कौन सा वाला? सर, पहला वाला पॉइंट लो। ठीक है, देखो ये फॉर्म है हमारा लाइन का जो हमने अज्यूम किया है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस लाइन के इक्वेशन से हम y फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड c। तो क्या करना है उसके लिए, by यहाँ पे छोड़ दो, ax और c को RHS पे ले जाओ। अब y को डिवाइड कर लो इधर, मतलब y के कोएफिशिएंट b है, b से डिवाइड कर लो, तो ये फॉर्म मिल गया। अब इसमें से इक्वेट जब करोगे तो ये वाला m हो गया ना, और ये वाला ऐसे देखो, ये प्लस और ये माइनस c बाई ए, ऐसे देखो। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए अपॉन बी, और c क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए।
अब देखो m क्या होता है, वो तो स्लोप होता है। इस वाले फॉर्म में m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये फॉर्म हमको याद है। तो हमारे लिए इस लाइन के फॉर्म में स्लोप हो गया माइनस a बाई बी, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो गया, माइनस c बाई ए। यस। देखो जल्दी, तो जब क्वेश्चन करेंगे ये सारे प्रोसीजर हमको फिर से मिलने वाले हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। ये शायद थोड़ा टफ लगे, इजी ना लगे, बट क्वेश्चंस में सब क्लियर हो जाएगा। पहले सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अभी थर्ड पॉइंट बाकी है, इस लाइन का हमको नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो जल्दी कॉपी करके बता दो सारे। सर हो गया। ओके, अभिनव, तो नेक्स्ट हमारा नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब उसी लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म पे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो लाइन हमारी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। देखो ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दोनों लाइंस जो है ना वो एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइंस हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की जो लाइन है वो इसको कोइंसाइड करे, मतलब यही वाली लाइन नॉर्मल फॉर्म रिप्रेजेंट करने लगे, हम ये चाहते हैं। तो कहने का मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। क्लास 10th याद करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या फॉर्म होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, A1 on A2 कैसे इक्वल टू a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू C1 upon C2। यही तो होता है ना। यस अब हम ये चाहते हैं दोनों लाइंस जो बनी है वो कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए, बट उसके लिए कांस्टेंट को आरएचएस पे शिफ्ट करो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ताकि इसका कांस्टेंट आरएचएस पे इसका भी आरएचएस पे हो जाएगा तो सही रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम ये फॉर्म अप्लाई करें, कोइंसिडेंट लाइंस का जो फॉर्म होता है अगर वो हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो a अपॉन कॉस अल्फा b अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। बोलो सही लिखा है यहाँ पे, a अपॉन कॉस अल्फा b अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। यस सर। या इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा अपॉन a साइन अल्फा अपॉन b इक्वल टू p अपॉन माइनस सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर ये समझ नहीं आया, जरा दोबारा बता दो। क्या समझ नहीं आया, सर ये a by cos x। अरे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 कंपेयर करो ना, इसका ये वाला फॉर्म करो। तो a1 कितना होगा cos अल्फा, b1 कितना होगा sin अल्फा, c1 कितना होगा p, a2 a है, b2 b है और c2 माइनस c है। यस तो इसका a1 by a2 कितना होगा cos अल्फा by a, ये लिखा है। b1 by b2 कितना होगा sin अल्फा अपॉन b, ये लिखा है। c1 by c2 p अपॉन माइनस c, ये लिखा है। यस। चलो या तो इस फॉर्म से या इस फॉर्म से, कोई सा भी फॉर्म ले लो। चलो यही वाला फॉर्म ले लो, ये वाला। इससे अगर हम cos अल्फा निकालते हैं, cos अल्फा कितना होगा
ये ए चला जा, मतलब इस वाले को इस वाले से इक्वेट करो और इस वाले को इस वाले से। तो कॉस अल्फा कितना होगा, ए अगर यहां चला जाए तो ये होगा ए पी माइनस का अपॉन सी, ऐसा होगा। और साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा यहां से निकालो तो ये हो जाएगा माइनस का बी पी अपॉन सी। इस वाले को ले लो इक्वेशन 3, इस वाले को इक्वेशन 4। यहां तक क्लियर है, बोलो। यस सर। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा को स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आएगा ना। अब इक्वेशन 3 को स्क्वायर करो और 4 को स्क्वायर करो, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। करो तो इक्वेशन 3 में LHS का स्क्वायर और RHS का स्क्वायर, LHS और मतलब इक्वेशन 3 और 4 के LHS का स्क्वायर ऐड कर लिया। अब ये रिजल्ट तो 1 आना चाहिए। कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस ए पी अपॉन सी इसका होल स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू माइनस बी पी अपॉन सी और इसका होल स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1। तो ये बन गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हमको क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तो अल्फा निकालना है, दूसरा पी निकालना है। तो पी स्क्वायर कॉमन कर लिया, अगर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, इन दोनों में से पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से देखो पी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर ऊपर चला गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया। तो पी की जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको पी मिल गया। मतलब कोई भी लाइन अगर दे दिया जाए और बोला जाए उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा। पी क्या होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्म अगर दिखाया जाए, ये देखो नॉर्मल फॉर्म जो हम बनाते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में ये वाली लेंथ होती है पी, और नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन दे दिया जाए तो पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी रिप्रेजेंट करेगा उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं ये चीज? सर हमें ऊपर वाली वैल्यूज से कॉस अल्फा और साइन अल्फा को इक्वेट करना है, मतलब उनकी वैल्यू निकाल नहीं, इक्वल करना अल्फा को यहाँ से एलिमिनेट करना है। एक्चुअली हमें इक्वेशन 3 और 4 से पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू तभी निकलेगी जब साइन अल्फा कॉस अल्फा एलिमिनेट होगा। है। अच्छा तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब साइन और कॉस की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर करके ऐड करके 1 आता है, तो वो प्रॉपर्टी यूज कर लिया, यहाँ से हमको पी की वैल्यू मिल गई। चलो अब पी की वैल्यू अगर यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर ले तो ए और बी भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो देखो, या कॉस अल्फा साइन अल्फा भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हमको साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए और पी की वैल्यू चाहिए। अगर लाइन के इक्वेशन से हमें नॉर्मल फॉर्म बनाना है तो क्या क्या चाहिए होता है, पी चाहिए होता है, कॉस अल्फा चाहिए होता है, साइन अल्फा चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा निकाले हम लोग फिर से। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली है ए पी अपॉन सी। अब ये माइनस का ए अपॉन सी ऐसे ही रख दो, पी की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमने अभी जस्ट निकाली है, प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सी से सी कैंसिल, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, ओवरऑल हमको प्लस माइनस ही मिलेगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस अल्फा आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी पी अपॉन सी। तो माइनस बी अपॉन सी अलग कर लिया, पी की जगह पे प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी सी से सी कैंसिल, प्लस माइनस और ये माइनस, ओवरऑल हमको प्लस माइनस में रिजल्ट मिलेगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। कॉपी कर लो, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आई कंप्लीटली एग्री कि ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस अगर नहीं करोगे तो फिर ये कभी समझ नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वो भी सीख ले। कॉपी करके बता दो।
सबका हो गया? यस सर। यस सर। अभिनव, यस हो गया। अभिनव बात नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ कुछ बोला करो, बताया करो। मैं पिछली बार, ओके सर। नेटवर्क ठीक आ रहा है ना तुम्हारे यहाँ पे? सर वो आज ही दिक्कत हो रही, तभी क्लास से निकल गया था मैं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकियों का तो पेपर चल रहा है। आरुष का पता नहीं, अभी तो सो रहा होगा। सर वो अभी पबजी खेल रहा है। पबजी खेल रहा है? आज मैं उसके पापा से बात करूंगा। ओके। बहुत ज्यादा पबजी खेल रहा है वो, बैन हो गया उसके बाद भी। तो ये देखो, यहाँ तक तो हो गया। अब छोटे छोटे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या? किसी भी पॉइंट से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या है इसमें कि हमारे पास, समझना इसको अच्छे से, एक लाइन की इक्वेशन दी होगी। जैसे इस लाइन का इक्वेशन मान लो दे दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है, और एक पॉइंट है रैंडम कहीं पे भी, ये मान लो पॉइंट इधर है P। P का कोऑर्डिनेट है x0 y0। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। अब ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठनी चाहिए कि पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लाइन से निकालते हैं तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा? सर परपेंडिकुलर। डिस्टेंस, यस सर। करेक्ट, क्योंकि वही डिस्टेंस वैलिड है, वही डिस्टेंस मान्य है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, और वही एक डिस्टेंस है जो फिक्स्ड है। और कोई भी डिस्टेंस इस लाइन का इस पॉइंट से निकालेंगे तो वैलिड नहीं होगा। तो ये d हमको फाइंड करना है, इस लाइन का, सॉरी इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन d फाइंड करना है। तो मान लो ये पॉइंट a और b है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ये पॉइंट c है। तो जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे नहीं, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो PC जो है ना, उसको हम स्मॉल d ले रहे हैं। ये एक्चुअली में है क्या? यही है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन AB। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कोई पॉइंट दे देगा 2,5 और लाइन का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो लाइन से। तो जो d निकल के आता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, मॉड्यूलस ax0 by0 प्लस c, ये मॉड के अंदर, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है लाइन का और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर दिखाऊं मैं, कोई पॉइंट दे दिया, मान लो 1,2, और लाइन जो है वो है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है? इस लाइन का पॉइंट से क्या डिस्टेंस है वो अगर हमको चाहिए, तो मान लिया ये लाइन हमको इस तरीके से मिल गई, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है कहीं 1,2। अब क्या होगा? निकालो डिस्टेंस। तो यहां से ये डिस्टेंस अगर d हो, d की जो वैल्यू होगी, पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर लगाएंगे मॉड्यूलस। देखो a कितना है? 3 है। ax प्लस बी वाई प्लस सी से हमको abc मिल जाएगा, और ये x0 y0 हो गया। तो a इंटू x0, 3 इंटू 1, मतलब कहने का ये है कि इस लाइन की वैल्यू फाइंड करो इन पॉइंट्स पे। कैसे फाइंड करेंगे? x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके। तो इस लाइन में x की जगह 1, y की जगह 2 पुट करो, वही काम ये कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 7, मॉड्यूलस के अंदर, क्योंकि माइनस साइन नहीं आना चाहिए। अब डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम मॉड्यूलस लगा रहे हैं कि अंदर कैलकुलेशन अगर माइनस भी आ जाए तो बाहर रिजल्ट पॉजिटिव आए, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया? इस तरीके से देखो ऊपर, 3 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 7, अपॉन कितना आ गया? 3 स्क्वायर होता है 9, ये होता है 16। तो 8 प्लस 3, 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। तो मॉड्यूलस का मतलब यहाँ पे नहीं है, अपॉन में 5। रूट 25 प्लस 5 होता है, ध्यान रखना।
तो ये इस लाइन का डिस्टेंस हो गया पॉइंट से। बोलो क्लियर। यस। इसके बाद यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलो कॉपी कर लो इसको। अच्छा 1 मिनट वेट करो, अभी थोड़ी देर पहले जो नॉर्मल फॉर्म हम कर रहे थे ना, नॉर्मल फॉर्म जो कर रहे थे, लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इस लाइन का इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, और ये था हमारा p। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने p क्या निकाला था? p बताओ कोई मुझे, अभी क्या आया था थोड़ी देर पहले? प्लस माइनस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो आया था। सर रूट ए स्क्वायर प्लस, हाँ रूट लिखा तो है, आया था ना ये वाला। यस। अभी डेरिवेशन देखो, p की वैल्यू क्या आई थी? यही तो आई थी, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला भी अगर विजुअलाइज करो, एक्चुअली हम इस लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओरिजिन से, वही तो p है। यस और नो? यस सर। तो इस लाइन का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालें तो क्या इतना ही आएगा? वो भी देख लें इस फॉर्मूले से। तो p की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? मॉड के अंदर इस लाइन में ओरिजिन का इक्वेशन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करो, a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो कितना आता है, तो पूरा 0 हो गया, ऊपर बस c बचा है मॉड के अंदर, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां हमको पता है कि ये वाला जो अंदर का नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हमने मॉड हटा लिया है। बट अगर पता ही ना हो अंदर का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्या है, तो जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आएगा ना। देखो सेम फॉर्मूला मिल गया हमको, ये फॉर्मूला हम यहां भी लगा सकते हैं। तो हर चीज कनेक्टेड है, अपने मन से कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि ये फॉर्मूला मैंने खुद से लिख दिया अपने मन से, ये अपने मन से सी इतना आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का कनेक्शन है। कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? यस सर। आंसर बनज सर हो गया। ओके, अभिनव हो गया होगा, गीतन हो गया सर। सर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक। आज हमको लगता है कि सारे हम फॉर्मूले ही सीखेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही वैलिड है। अब कोई तुमसे बोले कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मजा आएगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलरली निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कभी होंगी ही नहीं, है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कोई निकाल रहा है तो लाइंस पैरेलल ही होंगी, इसकी गारंटी होनी चाहिए, तभी जाके डिस्टेंस यहाँ पे वैलिड है। तो इसी वजह से दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो दोनों लाइंस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइन में कौन सी चीज होती है? कोई स्पेशल बात होती है पैरेलल लाइंस में? स्लोप इक्वल हो। स्लोप इक्वल होता है, वेरी नाइस। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो ये मैंने कुछ दिनों पहले बताया था
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर लाइन इस फॉर्म पे लिखी है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। इस इक्वेशन को देख के हम स्लोप कैसे लिख देते हैं, किसी को याद है? सर माइनस a बाय b। वेरी गुड, माइनस a अपॉन b। पहले माइनस लगाते हैं, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो लाइन का स्लोप अगर लाइन इस तरीके से दी हुई हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं, और इसको आज हमने विजुअलाइज भी किया है। इस लाइन का जब हम y इक्वल टू mx प्लस b का फॉर्म बना रहे थे तो ऐसे आया था ना। इस लाइन का जब हम mx प्लस b फॉर्म बना रहे थे तो ये ऐसे ही तो आया था, mx प्लस c का फॉर्म। यस m की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, माइनस a बाई बी तो लिखी थी, है ना, तो वहां से भी वेरीफाई हो रहा है। बट ये हमको याद भी रखना है कि इस लाइन का इक्वेशन अगर दे दिया हो तो हम स्लोप कैसे लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर ये लाइंस एक नहीं दो है, मान लिया ये पहली लाइन है और एक और लाइन है हमारे पास, दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और अगर हम ये बोलते हैं इस लाइन का स्लोप मान लो a1 अपॉन b1 है, इस लाइन का स्लोप मान लो m2, वो माइनस का a2 अपॉन b2 है। अब अगर लाइंस पैरेलल हो जाती है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। पैरेलल लाइंस दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, m1 अपॉन m2, m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। तो ये बात याद रखना, कोई लाइन अगर दे दिया जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक लाइन तुम्हें इसके पैरेलल लिखनी है तो वो भी ax प्लस by होगी, क्योंकि स्लोप को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है ना, वो कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो आता है वही होता है। स्लोप को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है वो ax प्लस by ही होता है। तो ax प्लस by में कोई चेंज नहीं होगा, बस कांस्टेंट की जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a बाई बी, और इसका स्लोप भी वही रखना है, माइनस a बाई बी। तो ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बस कांस्टेंट में फर्क होगा, तो कांस्टेंट स्लोप नहीं डिसाइड करता है। और कोई पैरेलल लाइंस लिखनी हो, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, तो इन्हीं लाइंस के पैरेलल और भी कोई लाइन अगर लिखना चाहे तो ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस d इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को चेंज करते जाओ, ये सारी लाइंस पैरेलल बनती जाएंगी। तो ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, ये वाली लाइन ऐसी, ये वाली लाइन ऐसी, ये वाली लाइन ऐसी, ऐसी ऐसी, इस तरीके से इनफाइनाइट लाइंस बनती चली जाएंगी। सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, बस उनमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा। तो ये बात ध्यान रखना। इसी वजह से हमने इस लाइन का इक्वेशन लिया है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन लिया है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में ax प्लस by सेम क्यों लिया है। तो पैरेलल लाइंस में बस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, जो x और y के कोएफिशिएंट होते हैं वो साइन के साथ सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। मैं फिर से कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या आता है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का, देखो मान लिया इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है मान लिया वो डिस्टेंस कितना है, d है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। तो d की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इनके कांस्टेंट्स का डिफरेंस c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, बट ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें नहीं पता c1 बड़ा है कि c2 बड़ा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता c1 c2 में से कौन सा बड़ा है। तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मॉड के अंदर, कि मान लिया अगर c1 बड़ा हो गया तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, फिर मॉड का कोई मतलब नहीं रहे। लेकिन इन केस अगर c2 बड़ा हो जाए तो उनका डिफरेंस निकाल लिया, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको माइनस कर लेंगे मॉड लगा के। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। इतना लिख लो, फिर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास पे। जल्दी से लिखो इसको।
सर हाँ, सर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? इसके बाद हम करेंगे कोनिक सेक्शन चैप्टर 11। फिर उसके बाद लिमिट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो बच जाते हैं स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब करेंगे। तो फिर हमारा 11th खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, बहुत मजेदार स्पीड से चल रहे हैं, और इसी स्पीड से अगर चले हम लोग तो नवंबर 15 या 20 तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम रिवीजन करेंगे, सबको स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है? यस ओके सर। सही। स्टार्ट प्रोबेबिलिटी 10 जैसा ही है क्या? 10 जैसा नहीं, थोड़ा सा अलग है। इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वेरिएंस ये सब आता है, वो 12 तक जाएगा तुमको। तो काफी हद तक सेम है, वही सारी चीजें हैं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दे देगा और ये निकालो वो निकालो करेगा, तो वो हम देख लेंगे। कॉपी कर लिए यहाँ तक? यस सर चलो अब 2 पॉइंट छोटे छोटे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो ये क्या होता है पहले वो समझो। एक लाइन दे दी, मान लिया ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे दिया हमको p h कॉमा k। रैंडम पॉइंट है h कॉमा k, x नॉट y नॉट भी ले लो, चलो x नॉट y नॉट ले लो। ये पॉइंट है x नॉट y नॉट। अब इस पॉइंट का जो फुट है ना इस लाइन पे, उसका हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, ए बी ये मान लो लाइन है हमारी, और ये पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है ना वो पॉइंट क्या है? सी है। तो हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस फिगर के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये बात समझ आ रही है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो इसको निकालने के 2 मेथड्स हैं। मेथड 1, एक्चुअली 3 मेथड्स हैं, तो मैं पहले फर्स्ट मेथड दिखाता हूं। देखो मेथड 1 में क्या करना है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का, तो ये फॉर्मूला शायद तुमको उतना पसंद ना आए। मेथड 1 क्या है? डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देखो। तो फॉर्मूला है, देखो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो मान लिया सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अल्फा है और बी कोऑर्डिनेट बीटा है। जस्ट इमेजिन। तो अल्फा और बीटा निकालने का जो फॉर्मूला है देखो कैसे लिखते हैं। अल्फा माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल टू माइनस। अब क्या करना है, इस लाइन से इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस लाइन के इक्वेशन में इस पॉइंट को रखो, तो ये हो गया a एक्स नॉट b वाई नॉट प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्टली फॉर्मूला। ओके, ये डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया अल्फा बीटा दोनों निकालने के लिए। कैसे रखेंगे, तो अल्फा बीटा यहाँ पे अननोन है, बाकी हर चीज की वैल्यू हमको पता है। जैसे मैं एक इक्वेशन दिखाऊं, एक क्वेश्चन दिखाऊं। मान लिया कोई पॉइंट दे दिया 1,2 और लाइन की इक्वेशन जो दे दी है वो 3x प्लस 4y प्लस 5 या माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया हमने, लेट फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर वो है पॉइंट सी अल्फा कॉमा बीटा। तो कैसे रखोगे देखो ये अल्फा बीटा हो गया, ये हमारा एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्फा माइनस एक्स नॉट 1 अपॉन ए इक्वल टू बीटा माइनस वाई नॉट
अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? वैल्यू पुट करना सबको समझ आया? कोई कुछ कह रहा है? ऐश्वर्या कुछ कह रही हो? सर ये सर फॉर्मूला एक बार फिर से बता सकते हो सर? अच्छा बिल्कुल बता सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस एक्स नॉट अपॉन ए बीटा माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से अल्फा और बीटा हमें निकालना रहेगा क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये अल्फा हमको निकालना है और ये बीटा हमको निकालना है। तो फर्स्ट वाले को लास्ट से इक्वेट करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा और इस वाले को लास्ट से इक्वेट करेंगे तो बीटा मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अल्फा बीटा जो फाइंड करना है इस तरीके से लिखा है। बाकी एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट है जहां पे हमको जिस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और ए बी सी हमको इक्वेशन से मिल जाएगा। जो इक्वेशन लाइन का दिया होगा वहां से हमको ए बी सी मिल जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट और c को c रखेंगे तो ये हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर हाँ सर वो आपने जो क्वेश्चन है उसमें आपने जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है वो रूट में लिखी है। वो रूट नहीं होगा यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, रूट नहीं होगा यहाँ पे रूट नहीं होगा। ओके सर आगे समझ। हाँ तो ये हमारा फॉर्म है। अब देखो कैसे करेंगे। तो ये अल्फा माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू बीटा माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस, इसको एक साथ सॉल्व करो तो ये 3 प्लस 8 कितना हो गया? 3 प्लस 8 तुम्हारा 11 हो गया, 11 माइनस 5 हो गया 6 अपॉन 25। तो यहाँ से इक्वेट करके अल्फा और बीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। मेथड 2 में क्या होता है, एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है मैं इस लाइन पे दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन पे मेथड 2 अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मेथड 2 से। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे एक बार पहले सुन लो। देखो मेथड 2 में क्या करेंगे, इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, मान लिया m1। अब m2 जो लाइन होगी ना PC, उसका स्लोप भी निकाल लेंगे, m2 का स्लोप भी निकाल लेंगे। अब m1 इंटू m2 को हम -1 पुट करेंगे क्योंकि लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो एक बार करते हैं। ये वाली लाइन हमको दे दी मान लो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और इस पे एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P मान लिया 1,2 और ये पॉइंट है C अल्फा कॉमा बीटा। तो पहले हम m1 निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप मान लिया m1 है, वो कितना होना चाहिए देखो -3/4 m1 हो गया। अब m2 जो है इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, बीटा -2 अल्फा -1, यही होना चाहिए। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 इंटू m2 ये कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना। तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाई बीटा -2 अल्फा -1 इक्वल टू -1। इसको माइनस माइनस दोनों साइड से हटा लो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 बीटा -6 अपॉन 4 अल्फा -4, ये 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 बीटा -6 4 अल्फा -4। तो अल्फा बीटा एक साइड पे कर लो। ये 3 बीटा -4 अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा और बीटा में फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा बीटा में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि देखो अल्फा और बीटा दो अननोन्स हैं तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। एक तो हमने बना ली स्लोप यूज करके, दूसरा कैसे बनाएंगे। अब देखो अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, ये अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 3 अल्फा प्लस 4 बीटा -5 इक्वल टू 0। तो यहां से 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 5,
ये इक्वेशन 2 और पहली इक्वेशन ये -4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा। बोलो मेथड 2 क्लियर? सर हाँ सर ये आपने सेकेंड इक्वेशन कैसे निकाली? देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई, एक तो ये वाली हो गई है स्लोप को यूज करके, और दूसरी इक्वेशन अल्फा बीटा जो है ना इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो लाइन इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y - 5, अल्फा बीटा उस पे लाई कर रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, इस लाइन पे लाई तो करेगा ना। यस सर। तो अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है मतलब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा पुट कर लो, तो ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। क्लियर? यस ठीक है, तो ये कॉपी कर लो सारे। इसका एक मेथड 3 भी है जो हम कल सीखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास पे। तो इसका एक मेथड 3 भी है, ये दोनों मेथड्स कॉपी कर लो। इन दोनों को सॉल्व करके देख लेना आंसर मैच करता है कि नहीं। जब दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा बीटा यहां से और यहां से सेम मिलेगा। तो तुम्हारा काम क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर देखना। मैं कल पूछूंगा अगली क्लास पे कि अल्फा बीटा क्या मिला है दोनों मेथड से। ये कॉपी कर लो फिर बता के जा सकते हो।